मोदी जी ने क्यों बोला कि हमें एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए? कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। सवाल उठता है कि अगर मैं एक साल तक सोना नहीं खरीदता हूं तो क्या होगा, और अगर खरीदता हूं तो क्या होगा। यह भी सवाल है, मुझे खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इन सवालों के जवाब आज के वीडियो मिलेंगे। साथ में क्या हमारी इकोनॉमी में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्या हमारे म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, और होने वाला है तो क्या, कैसे बच सकते हैं, और आखिरी में हम बताएंगे सॉल्यूशन। बिकॉज हमारा चैनल जो है वो डराने का वाला नहीं है, हमारा चैनल रास्ता दिखाता है, सही इंफॉर्मेशन देता है, जिससे आप बिना डरे बिना कंफ्यूज हुए अपना डिसीजन लें। तो अब शुरू करते हैं। मोदी जी ने क्यों बोला कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए? उसकी बड़ी वजह है ये ग्राफ। आप ये देखिए, आप देखिए, जब ईरान वॉर नहीं हुआ था तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या था, और आज की डेट में मई में, हम 1 मई का डेटा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या है। आप देखिए, जब ईरान का युद्ध शुरू नहीं हुआ था फरवरी 26 में, हमारा करीब $728 बिलियन रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व था। लेकिन 1 मई को, आज की डेट में आप देखिए, $691 बिलियन रह गया है। मतलब क्या है, ये डॉलर बाहर जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। और क्यों कम हो रहा है, सवाल ये भी उठ रहा होगा, ऐसा क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हम गोल्ड खरीद रहे हैं। अब गोल्ड हमारे देश में तो होता नहीं है, बाहर से आता है। तो जब बाहर से आता है तो नोट नहीं चलता है, उधर उधर क्या चलता है, डॉलर। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में से हमें डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं गोल्ड लेने के लिए। इसलिए मोदी जी ने अपील की कि भाई एक साल तक गोल्ड मत खरीदो। अगर आप नहीं खरीदते हो तो ये जो गोल्ड में हमारा डॉलर खर्च हो रहा है वो कम होगा। अब सवाल उठता है कि कितना फर्क पड़ा है, पिछले सालों में कितना हमने गोल्ड लिया है, इंपोर्ट किया। आप देखिए 2021 में 2.5 लाख करोड़ का गोल्ड हमने लिया था, लेकिन 25-26 में 6.4 हो चुका है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा जो है गोल्ड इंपोर्ट 24% बढ़ चुका है और करीब $72 बिलियन तक पहुंच गया है। अब आप एक बात सोच के देखिए, जब हम इतना सारा डॉलर गोल्ड खरीदने में खर्च कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें कैसे खरीदेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप गोल्ड नहीं खरीदते एक साल तो थोड़ा राहत मिल सकती है। अब सवाल उठता है, फिर से थोड़ा समझ लेते हैं। चलो मैंने मान लिया कि एक साल में गोल्ड नहीं खरीदूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा, ये देखिए, अरबों डॉलर देश में बचेंगे, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा, रुपए पे दबाव कम होगा। आप देख रहे होंगे ना, रुपए लगातार डाउन जा रहा है, उस पर दबाव कम होगा। ऑयल इंपोर्ट जो होता है ना, हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसको थोड़ा संभाल पाएंगे, क्योंकि अभी हमें दो दो चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। क्या, गोल्ड भी और उतना ही ऑयल भी, और दोनों में क्या लगता है, डॉलर लगता है। रुपया नहीं चलता है वहां पे, डॉलर चलता है। और जो डॉलर चलता है तो जो रिजर्व है, रिजर्व, उससे हमें अभी देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है, आप ये भी सवाल कर रहे हो, क्योंकि पहले जो है, आज के पहले, युद्ध के पहले, यही क्रूड ऑयल $60 से $70 में मिल रहा था, जो अब आज की डेट में 100, 105, 115 और 125 तक चला गया था। मतलब रेट जस्ट डबल हो गए। जब तक ये मैनेजेबल था, गवर्नमेंट ने मैनेज किया, लेकिन ये दिखा कि नहीं, अब मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपील की है, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं कि काफ़ी ख़राब हो रही हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया की है। इसलिए अपील की गई है, जिसको सच में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मामला अब सिर्फ ऑयल पेट्रोल तक नहीं है, ये हमारे किचन तक आ चुका है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये वाकई में आपको एक एक डिटेल बताने वाला है। अब देखते हैं और क्या होगा अगर मैं नहीं खरीदता हूँ तो। देखिए, सबसे जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो भी कम होगा, वो भी कम होगा। इकोनॉमी में हमारे को ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा मजबूती आएगी, क्योंकि आप देखिए ना, $72 बिलियन हमने खर्च किए हैं, 24% बढ़ा है इंपोर्ट गोल्ड से। यहां पे कई लोग ये सवाल कर रहे होंगे, यार मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा रिंग लिया था, क्या इससे बढ़ गया? नहीं नहीं, उससे नहीं बढ़ा है। यहां बात हो रही है जो हैवी इन्वेस्टर हैं उनकी बात हो रही है, छोटा मोटा गोल्ड लेने से बात नहीं हो रही है। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या मैं एक साल तक शादी नहीं करूं? मेरा एक ही सवाल है, क्या गोल्ड के बिना शादी ही नहीं हो सकती है? क्या नहीं हो सकती हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर हो सकती है, हो सकता है ये भी एक कुछ नई शुरुआत हो देश के लिए, कि ठीक है एक साल तक गोल्ड नहीं लेते,
मेरी तरफ से देश में कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये देश की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम बोल दें कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या नेता की प्रॉब्लम है, वो जाने, उसका काम जाने। ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और हमारा देश इससे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, हमारी पॉपुलेशन, हम छोटे से देश नहीं हैं, हमारे को ज़्यादा ऑयल लगता है। दूसरा, हमारे पास ऑयल होता नहीं है, हम 85% ऑयल बाहर से लेते हैं। ये दो बड़ी वजह हैं इम्पैक्ट ज़्यादा होने की। यदि हम छोटी कंट्री होते तो भी काम चल जाता, और यदि हमारे यहाँ ऑयल होता तो भी काम चल जाता। अब सवाल उठता है कि यदि मैं गोल्ड खरीदता हूँ 1 साल तक, मैं बात नहीं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं मैं तो खरीदूंगा, तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। डॉलर बाहर जाएगा, जो हम नहीं चाहते। रुपए का लगातार कमजोर होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैं गोल्ड खरीदूंगा तो और एक कमजोर होता चला जाएगा और प्रोडक्ट महंगे होते चले जाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। इसलिए तो गवर्नमेंट ने अपील की है कि अभी थोड़ा हमें टाइम दो। एक्चुअली प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने टाइम मांगा है कि आप 1 साल का टाइम दो, गोल्ड मत खरीदो। इससे उनको बाकी चीजें संभालने में मदद मिल सकती है। अभी रिजर्व देखिए पूरी दुनिया में किस देश के पास कितना है और हमारी रैंक क्या है, ये देख लीजिए। हमारी जो रैंक है 5वें नंबर पे, सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास, फिर जापान, स्विट्जरलैंड, रूस, एंड उसके बाद आता है भारत। 690 अरब डॉलर, ये डेटा है। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सही इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम हर बार ला के देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो और आपको सही चीज़ें पता चले, डर का माहौल ना हो। सच्चाई पता रहती है तो आप अपने डिसीजन सही ले पाते हैं, ना कि डर से इमोशनल होके। आपको पता है आज जो सिचुएशन हमारे यहाँ है, दक्षिण कोरिया में जो हुआ था 1998 में, वहाँ तो बहुत कुछ हुआ था, एकदम दिवालिया सा हो गया था। हमारे यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट दक्षिण कोरिया में भी एक बार ऐसा हुआ था जहाँ हालात बहुत ख़राब थे। तो दक्षिण कोरिया के लोगों ने क्या किया था पता है? उन्होंने गोल्ड खरीदना बंद नहीं किया था, उनके पास जितना गोल्ड था वो भी उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया था देश को बचाने के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा भी होता है जब बात देश की आती है और फैक्ट होता है कि यार ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में चल रही है, ये पूरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, फैक्ट है, ऐसा नहीं कि कोई झूठी बातें हो रही है। तो दक्षिण कोरिया के लोग आए और अपना भर भर के उन्होंने सोना दिया, और सरकार को कितना दिया? 2.27 लाख किलो उन्होंने दान कर दिया अपनी सरकार, अपने देश को बचाने के लिए। मतलब ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए हमने बताया अगर आप 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदते हैं तो क्या होगा, और खरीदते हैं तो क्या होगा। अब गोल्ड खरीदना है कि नहीं ये तो आपका डिसीजन है, हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, डिसीजन हमेशा आपका होता है। अब आते हैं उस दूसरे सवाल पे, क्या इंडियन इकोनॉमी में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी किसी तरह का खतरा है? तो देखिए सबसे पहले समझते हैं ये चलता कैसे है। जो इकोनॉमी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल, और उसी पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए 2026 तक आप देखेंगे 60 से 70 डॉलर तक था क्रूड ऑयल। आज की रेट में अगर आप देखेंगे पिछले 1.5 महीने में डबल हो गया है। जब रेट डबल हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमें डॉलर भी डबल देने पड़ रहे हैं। तो इकोनॉमी में खतरा तो है, क्योंकि ज़्यादा डॉलर देना पड़ रहा है, और कई जगह फैक्ट्रीज और बाकी जगह भी आपने देखा है कि दबाव है, प्रेशर है, क्योंकि उनको प्रॉपर गैस ऑयल नहीं मिल पा रहा है। हम में भी से कई लोग सफ़र कर रहे हैं बिकॉज हमारे देश में होता नहीं और हमें लेना पड़ता है। इससे क्या इम्पैक्ट होगा? महंगाई बढ़ सकती है। ये वाकई में खतरा तो है। एक और वजह हो सकती है जो आपने इकोनॉमी में खतरे की बात आ रही है, और वो ये एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर ने जम के हमारे यहाँ से सेल करके, मतलब जो उनका इन्वेस्टमेंट था उसको वापस लिया है। लेकिन जब वो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, जब वो अपना पैसा वापस लेते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट अपना यहाँ से वापस निकालते हैं, तो रुपए में नहीं लेते, वो काय में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं डॉलर में। अगर आप इसको देखें सिर्फ 1 महीने में, मार्च में 2026 में सबसे बड़ी बिकवाली हुई है। 1.22 लाख करोड़ की बिकवाली की उन्होंने। और ये बिकवाली क्यों हुई है? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को हमारे देश से प्रेम थोड़ी ना है, हमको हमारे देश से प्रेम है, लेकिन उनको रिटर्न से प्रेम है। उनको जहां रिटर्न ज़्यादा मिलता है वो वहां इन्वेस्ट करते हैं, वो गलत है भी नहीं। हमारे देश में पिछले 1.5 साल से रिटर्न नहीं आए, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जम के बिकवाली की और यहां से पैसा लेके उन्होंने ताइवान और बाकी जगह जहां उनको अच्छे रिटर्न आ रहे थे वो लेके चले गए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? हमारे को उनको डॉलर देना पड़ा, जो
हमारा फॉरेन रिजर्व है वो कम होता जा रहा है, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो उससे कम होता जा रहा है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि आपने सुना था ना कि जैसे हमारे ग्रैंडफादर दादाजी बोलते थे कि भैया सोना घर का अपन कहीं जाने, वो रिजर्व है, वो कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे वो कम हुआ मतलब खतरा है। ऐसी देश के लिए भी होता है, फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भाई क्या है, मतलब सब क्या खत्म होने वाला है? तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। 1991 में आपको पता है इराक वॉर हुआ था, कुवैत गल्फ वॉर हुआ था, कैसे हालात हो गए थे। तब क्या था, $15 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, लेकिन जब वहां पे युद्ध हुआ, गल्फ वॉर हुआ, तो डबल हो गया, $30 हो गया, और उस समय सेंसेक्स करीब 1200 था। मतलब 1991 में लगभग 1200 के आसपास था, और आज सेंसेक्स मतलब 15 मई 2026 को 74-75 में है। मतलब उस समय भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि अगेन वहाँ युद्ध होने से क्या हुआ था, क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट आता है। जब भी गल्फ कंट्री से सब कुछ होता है, ईरान और बाकी गल्फ कंट्री से ही क्रूड ऑयल आता है, तो जैसे ही वहाँ कुछ होता है तो सबसे पहला प्रेशर या इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे पड़ता है। और हम किस पे डिपेंड है? क्रूड ऑयल पे। हमारा तो सारा बाहर से ही आता है, तो हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से हम पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। लेकिन वापस 1991 में क्या हुआ, वो युद्ध 7 महीने तक चला, 7 महीने तक प्रॉब्लम चलती रही। लेकिन उस डेटा को देख के लगता है जब 1200 से हम वापस 75,000 तक आ गए, मतलब वो दिन निकल जाते हैं। प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, क्राइसिस है, लेकिन उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ कदम उठा रही है, और पूरी दुनिया भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरी इंडिया की नहीं है, ना इंडिया के द्वारा बनाई गई है, और ना सिर्फ इंडिया इम्पैक्टेड है, इससे पूरी दुनिया इम्पैक्टेड है। तो बहुत जल्द इसके सोल्यूशन मिल सकते हैं। 1991 में वॉर 7 महीने चला था, इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये अगले 1 महीने 2 महीने में ये हो सकता है, हम तो उम्मीद करते हैं हो सकता है। और अगर जितना ये लंबा चलेगा, क्राइसिस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आपको याद होगा बीच में जैसे ही सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ अप्रैल 8 को, जैसे ही अप्रैल 8 को आया कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच जो है युद्ध सीज फायर किया जाता है, उस दिन आपने देखा होगा शेयर मार्केट 4% बढ़ गया था एकदम से, क्योंकि मार्केट में को वही न्यूज़ चाहिए था कि अब ऑल इज वेल है, और उस न्यूज़ का वेट कर रहा है। मतलब जिस दिन वो न्यूज़ मिल गई, मार्केट वापस से बढ़ना चालू हो जाएगा। वो न्यूज़ कब मिलेगी नहीं पता, बट उस न्यूज़ के मिलने के पहले ये न्यूज़ आपको मिलती रहेगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। देखिए इस तरह की न्यूज़ आपको आती रहेंगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्या न्यूज़ है? आज 11 लाख करोड़ स्वाहा, मार्केट में आई सुनामी, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटा। इस तरह की न्यूज़ आगे भी मिलती रह सकती हैं। अब इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डरने की क्या ज़रूरत है। अब हम उस पार्ट पे आ गए हैं जो मैंने बोला था हमें क्या करना चाहिए। क्राइसिस तो है, चैलेंजेस तो है। 1991 का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि उस युद्ध और इस युद्ध में काफ़ी मैच है। वहाँ भी प्रॉब्लम क्रूड ऑयल थी, यहाँ भी प्रॉब्लम क्रूड ऑयल है। इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम कहीं इन्वॉल्व नहीं है। हमारा इम्पैक्ट सिर्फ इतना है कि हमें क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है, बस इतना ही है। और वो क्रूड ऑयल ना मिलने से हम बहुत परेशान हैं। हमारी फैक्ट्री, सारी चीज़ें तो उसी से चलती है, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ इम्पैक्टेड हो जाएगी। इसलिए हमेशा क्रूड ऑयल के प्राइस देखना चाहिए, उन प्राइस से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है। तो अब आ गए हम सॉल्यूशन वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 कि भाई हम क्या करें। इस तरह की न्यूज़ से हमको घबराना नहीं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, चाहे म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक मार्केट में, तो फिर आपको इस तरह की न्यूज़ के लिए तैयार रहना होगा कि हाँ इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी। आप इसी को 2030 में शायद आप जब देख रहे होंगे तो आपका ये डिसीजन होगा कि सही था कि मैंने विड्रॉल नहीं किया मार्केट से, मैंने अपनी SIP बंद नहीं की। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आपको कंटिन्यू हर हाल में करना चाहिए, लेकिन डेटा ये बता रहा है कि जिन जिन ने गिरते मार्केट में SIP बंद की है उनको लॉस हुआ है। देखिए ये FD नहीं है कि हर साल रिटर्न आएगा, एक फिक्स रिटर्न आएगा, बट शेयर मार्केट का नेचर समझने की ज़रूरत है, म्यूचुअल फंड और SIP को समझने की ज़रूरत है कि इनमें रिटर्न जब आता है ना तो अगला पिछला सब बराबर हो जाता है। मतलब अगर 2025 अच्छा नहीं था तो हो सकता है 2028 में आपको इतने रिटर्न आ जाए कि पिछले 3 साल
रिकवर हो जाए। ऐसे चलता है मार्केट। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इससे बाहर मत निकलिए, घबराइए मत, इस तरह की न्यूज़ को अवॉइड कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ज़्यादा समझते होंगे, उनके लिए तो वो ज़्यादा डिटेल में जाके देख सकते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना। बट आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की, कि आप बने रहिए, घबराइए मत और थोड़ा बचत कीजिए। जिस तरह का क्राइसिस दिख रहा है बड़ा तो है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्राइसिस बड़ा है। क्योंकि अब क्राइसिस जो उम्मीद की थी भारत सरकार ने कि 15 दिन 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे अभी कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं ख़त्म होने के। तो हमें कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेंगी, जैसे कि कोई ऐसे खर्चे जो आप पोस्टपोन कर सकते हैं या उनको कट कर सकते हैं, इमीडिएटली कीजिए। कुछ पैसा आपके पास सेफ होना चाहिए, एटलीस्ट 4-6 महीने की आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि गिरते मार्केट में आपको पता है ज़्यादा यूनिट एलोकेट होते हैं, जिनका जब मार्केट बढ़ता है तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो मार्केट में बने रहिए, पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए। डेटा भी ये बताता है 1991 का क्राइसिस और आज का क्राइसिस लगभग एक जैसा है। लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखेंगे, पेशेंस का भी एग्जाम है, तो हम बने रहेंगे। दूसरा रास्ता भी है कि भाई मैं पैनिक हो जाऊं, ये सब बेच बाच दूं, म्यूचुअल फंड से निकल जाऊं और एसआईपी भी बंद कर दूं, तो फिर मैं करूंगा क्या? ये मेरा गलत डिसीजन हो सकता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा बने रहना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना अपने ऊपर भी और अपने देश के ऊपर भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदार सबको ये वीडियो भेजें, जिससे उनको भी रियल रीज़न पता चले कि मोदी जी ने क्यों बोला है कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना। उनको भी पता चले कि क्या किस लेवल के क्राइसिस हैं, और उनको भी पता चले कि क्या ये क्राइसिस पहले कभी आए हैं और ये क्या आगे सुधर सकता है या नहीं। थैंक यू।